जय भीम इंडिया में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। खबरों को विस्तार से जानेंगे ही, उसके पहले देखते हैं आज की सुर्खियाँ। अहमदाबाद में ऊना पीड़ितों से मिली मायावती, बसपा सुप्रीमो ने लिया पीड़ितों के स्वास्थ्य का जायजा। राज्य में शराबबंदी की मांग को लेकर विधानसभा के मुख्य गेट पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के विधायक प्रकाश गजबे ने लगाए नारे। और ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस नेता वी हनुमंतराव ने कहा, सिर्फ भाषण न दे करके दिखाए मोदी सरकार। और अब खबरें विस्तार से। गुजरात राज्य का ऊना कांड दलित अत्याचार के घिनौने रूप के तौर पर सामने आया है। पीड़ित परिवार से मिलने बसपा सुप्रीमो मायावती अहमदाबाद पहुंची। मायावती ने कहा कि गौरक्षा के नाम पर दलित युवकों पर हुआ अत्याचार इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। गुजरात के ऊना में हुए दलित अत्याचार के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती पीड़ित और उसके परिवार से मिलने अहमदाबाद पहुंची। बसपा सुप्रीमो ने बाबा साहब की प्रतिमा पर फूल अर्पित करते हुए उनका अभिवादन किया। वहीं मायावती ने कहा कि मैं चाहत सभा को संबोधित करने नहीं, बल्कि पीड़ित परिवार के दुख में शामिल होने आई हूँ। मायावती ने गौरक्षा के नाम पर इंसानों को लहूलुहान करने वाले मनुवादी सोच की कड़े शब्दों में निंदा की। मुझे बहुत खराब लग रहा था जब वो उसमें चैनल पे दिखा रहे थे, तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी कि ये हमारे जो दलित वर्ग के लोग हैं, तो जब मुझे इतना दर्द हो रहा है देखकर जो है, तो इनको कितनी तकलीफ हुई। गौरतलब रहे कि युवा दलितों पर हुआ अत्याचार मानवता को शर्मसार करने वाला था। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पीड़ित युवकों को अस्पताल में जाकर भेंट दी और हालचाल जाना। मायावती ने पीड़ित युवकों से और उनके परिवार से बात की, साथ ही डॉक्टर से बात कर उनके स्वास्थ्य का जायजा लिया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को आश्वासित किया कि युवकों के इलाज में कोई कमी न रहे। बसपा सुप्रीमो ने पीड़ितों को न्याय देने का भी आश्वासन दिया। तो वहाँ राजकोट से कैसे भेज दिया था जब ये ठीक नहीं हुए थे? जो मुझे जानकारी मिली कि वहाँ पर ये ठीक नहीं हुए थे चारों लोग, तो इनको छुट्टी दे दी और घर भेज दिया, और हालत जाके खराब हो गई घर में, तब इनको फिर इधर रेफर किया। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बहन कुमारी मायावती जी जैसा हो, बहन कुमारी मायावती जी जैसा हो। बीएसपी मैदान में, बीएसपी मैदान में हमारा हो, हमारा हो। तो उसके प्रति आप लोग आज अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं कोई यहाँ जनसभा को संबोधित करने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जब मुझे ये ज्ञात हुआ कि गुजरात प्रदेश में ऊना में गोरक्षा के नाम पर पिछले महीने 11 जुलाई को गोरक्षा के नाम पर कुछ दलित वर्ग के लोगों का जो बड़े पैमाने पर उत्पीड़न हुआ, और इतना ही नहीं, गौरक्षा के नाम पर दलितों को उनके अंदर लाकर उनको अर्थगन करके, उनकी कमीज उतारकर, जिस तरीके से उनको लाइन से खड़ा करके, उनके हाथ बांधकर
पीटा गया और उनकी कमर में जो जख्म हुए, तो वो चैनल के माध्यम से अच्छी प्रकार से वो दिखाई दे रहे थे। और जब इस घटना के बारे में मुझे यहाँ के लोगों ने टेलीफोन करके बताया, हमारी पार्टी के लोगों ने मुझे टेलीफोन करके बताया, तो मुझे ये खबर सुनकर बड़ा दुख हुआ। लेकिन जब कुछ चैनल ने तो उसको सीधा दिखाया कि जो दलित वर्ग के लोग थे उनको लाइन से खड़ा करके उनकी कमीज उतार के उनके हाथ बांधकर जिस तरीके से कमर पर उनको बेल्ट से मारा गया और उनके जख्म उनकी कमर लाल कर दी थी, तो जब मैं चैनल में देख रही थी। राज्य में दारूबंदी की मांग को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस के विधायक प्रकाश गजबे ने विधान भवन के मुख्य गेट के सामने शराबबंदी के नारे लगाए। हाथों में शराबबंदी के बैनर लेकर विधायक प्रकाश गजबे के साथ भाजपा के विधायक तारा सिंह सरदार, पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड और युवा नेता पाटिल ने भी शराबबंदी की मांग की। विधायक प्रकाश गजबे ने विधान भवन में शराबबंदी की मांग को लेकर हमें फोन पर जानकारी दी। निश्चित तौर से अगर राज्य भर दारूबंदी होती है तो पहले पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स और बच्चियां ये वो सभी को न्याय मिलेगा और होने वाले अत्याचार है उसको रोका जाएगा। और ये अपना राज्य क्राइम कैपिटल में तीसरे नंबर पे है देश में, तो निश्चित तौर से हमको यानी क्राइम मुक्त महाराष्ट्र बनाना है और दारू मुक्त महाराष्ट्र बनाना है। इसलिए सारी घटनाओं को फुल स्टॉप देने के लिए दारूबंदी आवश्यक है। दारू पी के आदमी बलात्कार के प्रकरण ज्यादा होते हैं, मर्डर्स होते हैं और कोई महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, इसलिए दारूबंदी आवश्यक है राज्य में। तो सर आपको क्या लगता है कि आपके इस मांग पर सरकार कितनी गौर करेगी? अपना काम है लड़ाई लड़ना। बाबा साहब अम्बेडकर अकेले लड़े और अकेले उन्होंने इस देश को न्याय दिया। मेरा उनका एक सिपाही होने के नाते मेरा भी कर्तव्य मैं समझ सकता हूँ कि मैं आई कैन फाइट अलोन। एक दिन अपने को न्याय मिलेगा। सर जब आपने ये मांग की तो विधान भवन में आपके साथ और कौन नेता थे जो कंधे से कंधा लगा के आपके इस पूरा सहयोग करते थे? जो नेता आए वो नहीं आए वो उसका ये नहीं, वो आएंगे जाएंगे, लेकिन अपने को वो मांग को कायम रखना है। महिलाओं का सम्मान करने के लिए दारूबंदी होना आवश्यक है। इसके लिए मैंने ये कदम उठाया। जी सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू। ओबीसी आरक्षण का मुद्दा देश भर में गर्माता जा रहा है। आरक्षण की मांग को लेकर जहां राजनीतिक गलियारों में नेताओं की अलग अलग सोच है, वहीं कांग्रेस नेता और सोशल जस्टिस की लड़ाई में अग्रसर रहे वी हनुमंतराव ने आरक्षण बचाने की बात कही है। अमित शाह बोले कि ये हिंदुस्तान का पहली मर्तबा एक ओबीसी प्रधानमंत्री बना। उसके बाद नौजवानों में खुसूसन ख़वातीन लड़के लड़कों में भी एक जोश आ गया। पहली मर्तबा कि हिंदुस्तान का एक प्रधानमंत्री एक ओबीसी बना तो हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ेगा, हमारी परवरिश अच्छा होगा, हमारे को अच्छे तरीके मिलेंगे, हमारे फ्यूचर अच्छा रहेगा बोल के समझे। मगर अनफॉर्चुनेटली 2 साल हो गए। मैं एज ए ओबीसी एमपीस की फोरम के तरफ से एक मरतबा 70 एक मरतबा 80 एमपीस मिले। सर ये कब तक चलेगा? यूपीए सरकार IIT IIM में रिजर्वेशन देने की बात जब सुप्रीम कोर्ट उसको कट ऑफ करी थी, अगेंस्ट स्टेटमेंट दी देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर IAS IPS बोलने के बाद IIT IIM बोलने के बाद फिर हम पार्लियामेंट में बिल लाए। उस वक्त हमारे अर्जुन सिंह थे HRD मिनिस्टर, उस वक्त पास करे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टी। आज हमारे नौजवान बच्चे IIT IIM एम्स में पढ़ रहे, हजारों बच्चे। उसके बाद भाई 1993 में मंडल कमीशन पास हुआ। हमको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं मिलेगा, हमारा इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। DOPT बोलो कुछ भी बोलो, इनका नीयत नहीं ठीक नहीं है, उसकी नीति ठीक नहीं है। प्रमोशन में भी बेईमानी होता। अभी ऊपर से हम एक नया हमारा बेईमानी का काम क्रिमिनल लगा दिए। क्या है क्रिमिनल में? अब देखो बच्चे हमारे 2015 में जो एग्जाम पास हुए थे IAS IMP, अभी परसों मई में रिजल्ट आया, उसमें 1078 लोग पास हुए। 120 बच्चे हमारे OBC अभी तक उनको
कोई पोस्टिंग नहीं दे रहे, क्या बोले तो क्रिमिनल। अभी तो IAS IPS का 120 बच्चे रोड पे फिर रहे, क्यों नहीं बनते भैया? छाती कोट कर मारते कि IIT IIM में रिजर्वेशन लाने का यूपीए सरकार का है। दूसरी बात, OBC एज पर SC ST OBC पार्लियामेंट्री कमेटी डालने के बाद तो आपको पता लगा क्या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, पब्लिक सेक्टर हो या बैंक हो, हम तो 10% आगे नहीं बढ़ रहे हैं, डबल डिजिट नहीं आ रहे। अभी तो आपको पता लगा हम 2 काम करे, तीसरा काम करो बोलो। नरेंद्र मोदी जी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दो, जब भी तो तुम्हारा नाम शर्म होगा। खाली बात में OBC बोले तो चलेगा नहीं, जब तक मोहन भगत बोलेंगे तो वही सुनेंगे तो कैसा चलेगा? वोट हमारा लेते हो। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। गुजरात के ऊना की घटना लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली है। देश भर में हुए दलित अत्याचार के खिलाफ समता सैनिक दल ने दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन किया और गौरक्षकों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए न्याय की मांग की। कोई स्टेट ऐसा नहीं है कि जहां दलितों पर, माइनॉरिटी पर खुलेआम हमले नहीं हो रहे हों। अभी रिसेंटली जो ऊना गुजरात की घटना है वो एक बहुत ही हृदय विदारक घटना है, और ऐसी घटनाएं केवल हृदय विदारक बड़ी संवेदनशील हैं। जो पर्टिकुलर कास्ट को ये सामंतवादी सोच जिस तरह से लेकर के चल रही है, उन पर आए दिन रोज़मर्रा जो घटनाएं हो रही हैं और उस पर इतना बड़ा जुल्म अत्याचार, और वहाँ की पुलिस फोर्स, वहाँ का ब्यूरोक्रेसी, वहाँ की सरकार उनको संरक्षण देने का काम कर रही है। ऐसी घटना कि जहाँ इनकी एक गाय जो मर गई उसकी खाल निकालने के लिए ये खुद खाल नहीं निकालते, और बाद में ये कहते हैं कि ये मरने के बाद वो हमारी माँ हो जाती है और जिंदा इनकी माँ रहती है। तो ये चीज़ समझ से बाहर है। अगर कोई जानवर इस तरह से मर जाता है, कोई गाय मर जाती है, ये उसकी खाल निकालने का काम कर रहे थे, और उनको ये तो एक बहाना था उन 4 दलितों को। एक जब उन्होंने रिपोर्ट की, एक पुलिस का जो सब इंस्पेक्टर था उसने भी ये कहा कि इनको वहाँ ले आओ, और उन्होंने वहाँ ले जाने के बजाय एक अपनी गाड़ी के पीछे बांधा, और गाड़ी के पीछे बांधने के बाद उनको 1.5 किलोमीटर तक सड़क पर रेंगते हुए लेकर घसीट कर लेकर गए। इससे बड़ी इस लोकतंत्र की शर्मनाक घटना कोई हो नहीं सकती। आज जो लोग राष्ट्रवादी अपने को कहते हैं, हिंदू देश इसको कहते हैं, वो आज ये बिल्कुल एक नंगा नाच हो रहा है। इसमें किसी भी आज ऐसी जब घटनाएं होती हैं, 40 करोड़ लोग जो दलित समाज के हैं, इन पर हजारों साल से जो जोर जुलम हो रहा है, आज वो जोर जुलम सहने की बिल्कुल भी मानसिकता में नहीं है, और उनको इस चीज़ का जवाब दिया जाएगा। और अगर देश के ये संचालक इस चीज़ को समय रहते हुए इसको ठीक से नहीं देखेंगे तो सर्टेनली इसको एक बहुत बड़ा, ये जो गोबर और मूत्र की बात चली हुई है, आज इनके गांव के मूत्र में भी जो सोना और डायमंड निकल रहे हैं, और मरने के बाद वो इनकी माँ नहीं रह जाती, मरने के बाद उसे हम उठाने का काम करते हैं, वो सफाई का हम काम करते हैं। तो इससे बड़ा जुल्म और कोई हो नहीं सकता। इनकी माँ को मरने के बाद हम ढोने का काम करते हैं, और उसमें भी इनको शांति नहीं, और ये चढ़ बढ़कर कहीं कोई भी देश, कोई भी राज्य इस चीज़ से छूता नहीं है। मनुवादी सोच है, वो सामंत वाली सोच है, ये उस घटना के लिए जिम्मेदार है। चूँकि ये इस घटना को जब भी ये पावर में है, इस तरह से हमेशा ऐसी घटनाएं हुई। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस देश के गवर्नमेंट को बताना चाहता हूँ कि इस देश में जो ये कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और उसका गर्व कहाँ चला गया जब इन पर जुल्म होते हैं, ये इतना अत्याचार होता है, वो कहाँ वो गर्व चला गया। आज इस पूरे भारत में कोई सिख, कोई मुसलमान या कोई ईसाई दलित पर हमला नहीं कर रहा है। अगर हमला कर रहा है यही सो कॉल्ड हिंदू, तथा कथित हिंदू, ये हमला कर रहे हैं, और बाद में ये भी कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हाउ दिस डुअल पॉलिसी, ये दोहरा मापदंड कैसे चले? मराठवाड़ा के हिंगोली जिले के सेनगांव में बैंक ऑफ हैदराबाद में पड़ी 40 लाख की डकैती की रकम को पकड़ने में रिसोर्ट पुलिस को कामयाबी मिली है। रिसोर्ट पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में डकैतों को पकड़ा है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हिंगोली की जिला पुलिस अधीक्षक ने वाशिम के जिला पुलिस अधीक्षक से संपर्क कर इस बात की सूचना दी। रिसोर्ट पुलिस ने एक पल का वक्त बिना गवाए वाहन का पता लगाया। रिसोर्ट पुलिस कर्मी के वहां पहुंचते ही आरोपी वाहन छोड़कर भाग निकले। इस दौरान डकैतों ने फायरिंग की और कोयते से हमला भी किया, लेकिन वह विफल रहे। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई, जबकि एक आरोपी फरार हुआ। इस कार्रवाई के दौरान शेगांव खोड़के के स्थानीय लोगों ने भी मदद की।
इस कार्रवाई में सह पुलिस निरीक्षक हरिभाऊ कुलवंत, पुलिस उपनिरीक्षक खुले सहित कई पुलिस कर्मचारी मौजूद थे। गांव वालों ने रास्ते में डकैतों को पकड़ने के लिए बैलगाड़ी और मवेशियों को रास्ते में खड़ा किया और लुटेरों का वाहन रोका। लुटेरे जब 40 लाख रुपए लेकर खेतों में भागे तो गांव वालों ने उनका पीछा किया। डकैतों ने हथियारों के साथ पुलिस और गांव वालों पर हमला किया, लेकिन आखिरकार पुलिस को कामयाबी हासिल हुई। इस घटना के बारे में वाशिम से हमारे प्रतिनिधि ने फोन के जरिए हमें पूरी घटना की जानकारी दी। हॅलो, प्रशांतजी, एकंदरीत काय प्रकरण आहे, नेमकं काय माहिती द्याल याबद्दलची अधिकची? सेनगाव येथील स्टेट बँक शॉप हैदराबादच्या कर्मचाऱ्यांनी शस्त्रास्त्राचा धाक दाखवून 40 लाख रुपयाची रोकड लुटली आहे। 40 लाख रोकड दरोडेखोराला जेरबंद रिसोड पोलीस स्टेशनच्या अंतर्गत सर्व कर्मचाऱ्यांनी या ठिकाणी केले आहे। त्याबद्दल सविस्तर तुम्हाला मी माहिती देत आहे। सेनगाव येथील स्टेट बँक ऑफ हैदराबादच्या कर्मचाऱ्यांना शस्त्रास्त्राचा धाक दाखवून 40 लाखाचा रोकड लुटणाऱ्या दरोडेखोरांना पाठलाग करून पोलिसांनी बुधवारी ग्रामस्थांच्या मदतीने त्यांना जेरबंद केले। ग्रामस्थांनी पोलिसांनी सुमारे 4 किलोमीटर पाठलाग करून त्यांना माळशी शिवारात पकडले। दरोडेखोरांनी केलेल्या गोळीबारातून 2 पोलीस वारंवार बचावले आहेत। त्यामध्ये आरोपीचं नाव आहे राजेंद्र सिंग महेपाल सिंग बावरी, वय वर्ष 25 राहणार बडनेरा, जिल्हा अमरावती। आरोपी क्रमांक 2 बादशाह सिंग वय 30 राहणार वडाळी, जिल्हा अमरावती व जनार्दन रामराव वाघमारे, वय 35 वर्ष, भांडेगाव तालुका, जिल्हा हिंगोली अशी या दरोडेखोराची नावे असून अन्य 3 आरोपी फरार आहेत। एकंदरीतच प्रशांतजी की खूप मोठी रक्कम आहे, 40 लाख रुपये, मात्र पोलिसांनी ज्या आरोपींना पकडलं आहे त्याच्यामध्ये गावकऱ्यांनी खूप मोठी भूमिका बजावली आहे, त्याबद्दल काय सांगाल? गावकऱ्यांनी त्या शेगाव जे गाव आहे, शेगाव खोडकेतील आरोपी शेगाव खोडके मार्गे रिसोडला येत असल्याची माहिती गावकऱ्यांना पोलिसांकडून मिळाली। त्या पोलिसांनी शेगाव खोडके ग्रामस्थांच्या संदर्भात माहिती दिली असते गावच्या दिशेने धाव घेतली। त्यामुळे दरोडेखोरांनी जीप तिथून सोडून रकमेसह पळ काढला। त्यामुळे रिसोड ठाणेदाराच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस कर्मचारी उत्कृष्ट कार्य केले। सेनगाववरून आल्याचं शेनगाव खोडके दरोडेखोरांनी पैसे असलेले पोते फेकून देऊन पलायन केले। त्यामध्ये तरी मात्र पाठलाग सुरूच राहिले आणि दरोडेखोरांनी पोलीस व ग्रामस्थांच्या दिशेने गोळीबार केला। पोलीस खंडेराव ननोटे वाघमार हे दोघे त्यातून थोड्या वेळाने बचावले। धन्यवाद प्रशांत जी। महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए सांगली जिला पुलिस विभाग में निर्भया पथक का उद्घाटन कोल्हापुर परिक्षेत्र के विशेष पुलिस महानिरीक्षक के हाथों किया गया। इस दौरान कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों और पालकों को पुलिस को सहकार्य करने की अपील की गई। आज भारत में कई जगहों पर महिलाओं पर अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं, तो कहीं बलात्कार करके हत्या कर देने जैसी कई घटनाएं रोज सामने आ रही है। इन्हीं घटनाओं को रोकने के लिए और ऐसी घटनाओं पर नजर रखने के लिए महाराष्ट्र के सांगली जिले में पुलिस विभाग ने निर्भया दल का उद्घाटन किया। इस दल में 10 सदस्य है, जिसमें 3 महिला सदस्य है और इस दल का कार्यभार सब इंस्पेक्टर को सौंपा गया है। उनके पास छिपे कैमरे दिए गए हैं, जिसके माध्यम से महिलाओं के साथ कहीं भी छेड़छाड़ या अत्याचार हो रहा हो तो उसकी रिकॉर्डिंग कर गुनहगारों को जेल भेज दिया जाएगा। आज सांगली में 22 निर्भया दल है, जो अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं, जिससे महिलाओं पर अन्याय और अत्याचार होना कम हो गया है। क्षेत्रामध्ये निर्भया पथक ही संकल्पना आपण राबवत आहोत। आज सांगलीमध्ये 22 निर्भया पथकं SP श्री दत्तात्रय शिंदे यांनी लॉन्च केलेली आहेत। या 22 पथकामध्ये प्रत्येक पथकामध्ये 6 सदस्य आहेत, त्यात 3 महिला सदस्य आहेत, एक सब इन्स्पेक्टर त्याचे इन्चार्ज आहेत। त्यांच्याकडे छुपे कॅमेरे दिलेले आहेत। या पथकांचा मुख्य उद्देश जे सार्वजनिक ठिकाणे आहेत त्या ठिकाणी होणारी छेडछाड, महिलांच्यावर होणारे अत्याचार, महिलांची होणारी टिंगलटवाळी यांना कसं रोखता येईल याचं योग्य नियोजन आपण केलेलं आहे। या पथकांचं जे कॉन्सेप्ट आहे तो शी टीम हैदराबाद याच्यावरती पूर्ण आधारित आहे। शीचा फुल फॉर्म आहे सिक्युरिटी फॉर हर इज एन्श्योर्ड। हैदराबादमध्ये हा अत्यंत यशस्वी प्रयोग झालेला होता।
यामध्ये आम्ही कंप्लेनंटची वाट पाहणार नाही आहे. आम्ही स्वतः जाऊन सुमोटो व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करून जे मॉलेस्टर्स आहेत, ईव्ह टीजर्स आहेत, जे छेडछाड करणारे सडक सख्याहारी आहेत, त्यांना आइडेंटिफाई करून आपण त्यांच्यावरती कॉग्निजिबल गुन्हे दाखल करणार आहोत. अगर बच्चे पढ़ाई नहीं करते तो टीचर उन्हें डांटते हैं, थोड़ा बहुत मार भी देते हैं, मगर हद हो तो तब पार हो जाती है जब एक टीचर मासूम बच्ची को बेरहमी से पीटती है. ऐसा ही एक मामला कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से सामने आया है, जहां ट्यूशन पढ़ाने वाली टीचर ने दूसरी कक्षा की छात्र को बेरहमी से पीटा है. महंगाई के इस युग में अपने बच्चों को जरूरतमंद चीजें मुहैया कराने के लिए माता पिता दोनों को काम पे जाना पड़ता है. माता पिता के पास वक्त न होने के कारण वो अपने बच्चों को ट्यूशन में भेजते हैं ताकि बच्चे स्कूल के बाद ट्यूशन जाकर पढ़ सके और अपना होमवर्क पूरा कर सके. लेकिन आज ट्यूशन एक पैसे कमाने का जरिया बन गया है, जहां टीचर बच्चों को पढ़ाते कम और पीटते ज्यादा है. ऐसी एक घटना कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में घटी है, जहां ट्यूशन पढ़ाने वाली टीचर पर 7 साल की मासूम छात्रा की पिटाई का आरोप लगा है. दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली मासूम छात्रा नीला मंगला इलाके में सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ती है. मंगलवार को छात्रा जब ट्यूशन क्लास पहुंची तो होमवर्क न करने पर उसके टीचर ने बेल्ट से पिटाई कर दी. इस पिटाई से छात्रा के शरीर पर घाव के कई निशान हैं. जब छात्रा घर पहुंची तो उसने अपने परिजनों को पिटाई की बात बताई. छात्रा के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी है. अब हमें इस सवाल ने घेर लिया है कि अगर टीचर बच्चों को ऐसे बेरहमी से पीटेंगे तो क्या कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को ट्यूशन में भेजेंगे? ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है. सामाजिक क्षेत्र में लड़कियों के काम करने के उद्देश्य से पूना में शेखर नायडू मेमोरियल फाउंडेशन की इमारत का उद्घाटन राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले के हाथों हुआ. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तर्ज पर इस फाउंडेशन में काम किया जाएगा. सामाजिक क्षेत्र में लड़कियों को बचाने और उन्हें पढ़ाने के लिए कई कार्य किए गए हैं और इसी उपक्रम को आगे बढ़ाते हुए शेखर नायडू मेमोरियल फाउंडेशन ने इमारत की नींव रखी, जिसका उद्घाटन पुणे में सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले ने किया. इस दौरान शेखर नायडू मेमोरियल फाउंडेशन के विदर्भ प्रमुख विशाखा लांजेवार भी मौजूद थे. इस फाउंडेशन को स्थापन हुए 1 साल हो गया है, जिसके अंतर्गत हमने काफ़ी सारे कार्यक्रम नागपुर में, उसके आजू बाजू के जो भी गांव है वहाँ तक के हम लोग ने लेके गए हैं. जिसमें हमने एक नागलोक करके है नागपुर में कामठी रोड पे, जहाँ पे थ्रू आउट इंडिया से बच्चे आते हैं रूरल एरिया से. तो वो सारी बच्चियाँ इतनी अननोन होती है कि उनको कुछ भी हाइजीन एंड सैनिटरी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है. तो उनको हम लोग अवेयर करते हैं, अवेयर करके हेल्थ के बारे में उनका क्लास लिया जाता है. और बाकी उनको अभी हमने सैनिटरी नैपकिन्स या जितना भी हम लोग से जमता है वो सब, उसके अलावा हमने स्टेशनरी उन लोगों को प्रोवाइड किया है. और इसके अलावा आई डोनेशन कैंप्स, देन ऑर्गन डोनेशन कैंप्स, इसका भी हम लोग हर बार अपना कार्यक्रम करते रहते हैं. लोगों को अवेयर करते हैं कि इसके प्रति कि हम लोग कैसे क्या इससे जुड़े, अपना जो एक शरीर है तो वो शरीर के जो भी ऑर्गन्स हैं किसी और के काम कैसे आ सकते हैं, इसके बारे में भी हम उनको बताते रहते हैं. ऐसे कर करके हमसे आज तक के नियर अबाउट 1500 लोग जुड़ गए हैं, जिन्होंने अपने ऑर्गन्स के लिए ऑर्गन डोनेशन फॉर्म्स वगैरह भी भरा हुआ है. तो ये सारी चीज़ें, ये उपक्रम करते करते आज हम यहाँ आ गए. एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से बताना चाहती हूँ कि संजय नायडू जो इस फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन्होंने इतना खुद को इसमें त्याग किया है कि इतने सारे सैक्रिफाइसेस हैं. तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि वो मेरा बचपन का दोस्त है और उसके साथ मैं जुड़ के उसके साथ काम कर रही हूँ. और इट इज़ वेरी प्राउड कि मैं इस फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ. थैंक यू सो मच. नमस्कार. ये सोनाश्रय का आज हमने इनॉग्रेशन किया है और इसका यहाँ खड़ा करने का एक ही मकसद है कि जो लड़कियाँ हैं, जो बच्चियाँ हैं, जो अनाथ है, इस यहाँ पे हमारा एक ही उद्देश्य है कि वो 50 बच्चियों का हम पालें, उनको बड़ा करें, उनको पढ़ाई लिखाई करवाएं और उनका कन्यादान करें. उसका पीछे का मकसद ये है कि जो हमारा बेटा था, जो अब नहीं है इस दुनिया में, 13 साल की उम्र में था, हमें 2 साल पूर्व वो छोड़ के चला गया हमें, उसके याद में हमने ये खड़ा किया है. और क्योंकि ये ऐसा एक उपक्रम है
हमारे काफ़ी लोग बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ यानी सिर्फ एक कार्ड लेके घूमना या एक प्लेकार्ड लेके घूमना नहीं है। हर किसी ने अगर एक छोटा सा प्रयास किया, एक छोटा सा मकसद दिया कि मैं बदल के कम से कम एक बच्ची का किसी का जान बचा सकता हूँ या सुधार सकता हूँ, तो सुधार वहीं से शुरुआत होगी। हम किसी और से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये हमें करना पड़ेगा। आज हमारे माननीय मंत्री सोशल जस्टिस मिनिस्टर श्री राजकुमार बड़ोले जी भी आए थे। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि उनके तरफ से ये जो उपक्रम, मतलब हमने जो उपक्रम शुरू किया है, उनकी तरफ से बहुत बड़ा उन्होंने अभिनंदन दिया है और उन्होंने कहा है कि इसके लिए कुछ भी आपको उनकी सहायता की ज़रूरत पड़ती है तो वो हमेशा तत्पर रहेंगे। इसके हमें बहुत अच्छा लगा। पुणे के मेयर श्री प्रशांत जगताप जी आए थे, उन्होंने हमारा उत्साह बढ़ाया। उन्होंने भी कहा है कि उनकी तरफ से अगर हमें कुछ मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो वो हमेशा आगे रहेंगे। तो इससे ये है कि किसी न किसी ने इसकी शुरुआत करने की ज़रूरत है। किसी ना नेत्रदान हम लोग सिर्फ बात करते हैं, साल में एक बार फेसबुक में हम लोग पोस्ट कर देते हैं। नेत्रदान यानी क्या हम अपना खुद का नेत्रदान कर सकते हैं। आप मुझे देखेंगे आज मेरे जेब में कार्ड है, मैं 10 कार्ड लेके घूम रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ हो गया, मेरा नेत्रदान ही नहीं, मेरा पूरा अंगदान किया जाए। ठीक है, हर किसी ने ये स्टेप लेना ज़रूरी है। तो ये एक छोटा सा शुरुआत है, एक छोटा सा पहल है। मैं इसके माध्यम से आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग एक कदम बढ़ाएं, हमारे इस कार्य में हाथ बढ़ाएं, या खुद भी ऐसा कुछ एक कार्य करें जो दूसरे से आप एक्सपेक्ट ना करें, खुद इसके तरफ एक कदम बढ़ाएं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। थैंक यू सो मच। इस दौरान फाउंडेशन के चीफ एमडी संजय नायडू ने बताया कि अपने बेटी की याद में यह फाउंडेशन बनाया गया है, जिसके तहत यह लड़कियों की शिक्षा और जीवन सुधारने के लिए काम किए जाएंगे। दलितों पर बढ़ते अत्याचार के विरोध में जहां देश भर में विरोध किया जा रहा है, वहीं चंद्रपुर जिला में गुजरात में हुए ऊना कांड कोपरडी में नाबालिग छात्र से हुए दुष्कर्म और हत्या के साथ ही देश भर में दलितों पर होने वाले अत्याचार के विरोध में आंदोलन किया और शासन से दलितों को न्याय देने की मांग की गई। बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से आज देश भर में जो देश में बहुजन लोगों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसके अपोज में, उसके विरोध में आज देश भर में 31 राज्यों में, महाराष्ट्र के सभी जिले में, ऐसे देश के 550 जिलों में आज का हम देशव्यापी जन आक्रोश आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन करने के पीछे का जो कुछ कारण है, उसमें जो है गुजरात में जो 4 युवक को, जो चर्माकार समाज के थे, जिस गाय को जिसने टाइगर ने जो मारा था, उसको मारने के बाद उसकी जो खाल निकाल रहे थे तो उसको बच्चों को मार के इतना मारा उनको तो उसमें क्या एक बच्चा मर भी गया है, इतना उनको पीटा है। दूसरा, महाराष्ट्र में कोपरडी में एक छोटी सी लड़की के ऊपर बलात्कार करके उस लड़की को उन्होंने जला दिया है, यानी मार दिया है। अभी 4 दिन पहले ही बात है, मैनपुरी यूपी में 15 रुपए के लिए जो वहाँ का ब्राह्मण दुकानदार था, उसने 2 लोगों की, जो बहुजन समाज के जो लोग थे, उनकी हत्या की, कुल्हाड़ी से हत्या की। ऐसे जो हमारे देश में अभी कारनामे हो रहे हैं, हमारे देश में जो महिला है, महिला के ऊपर जो दिन में दिन जो अत्याचार हो रहा है, निरपराध हमारे जो मुसलमान बांधव है, उन बांधवों को आज जेल में उनको आतंकवादी घोषित किया जा रहा है और जेल में उनको डाल रहे हैं। ओबीसी के जाति न्याय जनगणना हम 10 साल से बोल रहे हैं कि करो, लेकिन ये 10 साल से ओबीसी की जाति न्याय जनगणना नहीं कर रहे। इसलिए ओबीसी कितना है वो नहीं समझ में आ रहा है, और उनको जो संरक्षण चाहिए, आरक्षण चाहिए, वो ये देश में नहीं मिल रहा है। जो आदिवासी है उनको कोई कारण नहीं, लेकिन उनको भी नक्सलवादी घोषित करके, नक्सलवादी घोषित करके उनकी जो उनकी संपत्ति है, वो संपत्ति ये सरकार, जो मनुवादी लोग हैं, ये यहाँ के जो भांडवलदार है, उनके हाथ में देने की कोशिश ये देश में शुरू है। हमारे तुकुम शहर में ही, तुकुम में, चंद्रपुर शहर में ही जो पटेल के पास, वहाँ उन्होंने जो जगह कुछ खुद किया है, लेकिन वहाँ की सरकारी जगह है 6-7 एकड़, वो जगह के ऊपर उन्होंने अतिक्रमण किया है। हम 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमें उसका कोई ऐसा चाहिए, कुछ हमारे तरफ से कुछ सोच नहीं रही है। चंद्रपुर शहर में अभी 4 महीने पहले ही रोड बनाए थे, धूप काले में आपने देखा होगा कितना चंद्रपुर शहर में पैसे आ रहे हैं। वो पैसे आ रहे हैं, उन्होंने रोड बनाए, इतने रोड बनाए, लेकिन वो रोड इतने निकृष्ट दर्जा के खराब है कि वो अभी पहले ही बारिश में पूरे फूट गए हैं। अगर रोड पे आप घूमते हो तो देखोगे ये रोड तुकुम में, या तुकुम बोले चंद्रपुर शहर में, सब रोड के ऊपर आपको खड्डे दिखेंगे।
गया स्थित महाबोधि महाविहार बौद्धों के पावन स्थल के तौर पर जाना जाता है। इस वर्ष महाबोधि चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से 5 दिवसीय महापरित्राण पाठ का आयोजन किया जाएगा। 20 दिसंबर से 25 दिसंबर तक होने वाले इस परित्राण पाठ में अधिक से अधिक लोग अपना योगदान दें, ऐसा आह्वान महाबोधि चैरिटेबल ट्रस्ट के मुख्य आयोजक आयान हर्षबोधी और शील कीर्ति ने किया। सभी श्रद्धावान बौद्ध उपासक उपासिकाओं को निवेदन करते हैं कि महाबोधि चैरिटेबल ट्रस्ट, अखिल भारतीय भिक्षु संघ, भारतीय बौद्ध महासभा इनके संयुक्त विद्यमान से परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनके 60वें महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में बोध गया में दिनांक 20 दिसंबर 2016 से 25 दिसंबर 2016 तक 5 दिवसीय महापरित्राण पाठ पूजा, चैंटिंग एवं विश्व मैत्री सद्भावना समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें पहली बार भारतीय बौद्धों द्वारा भारतीय भिक्षु संघ द्वारा जहाँ सिद्धार्थ कुमार गौतम ने बुद्धत्व की प्राप्ति की, वही पवित्र श्रद्धा स्थान वहाँ पर पहली बार इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। आने वाले सभी उपासक के लिए दिनांक 19 दिसंबर 2016 से दिनांक 27 दिसंबर 2016 तक रहने की होटल व्यवस्था, 2 टाइम भोजन की व्यवस्था, उनमें पर्यटन की व्यवस्था और पर कैंडिडेट 6,000 रुपये शुल्क दान स्वरूप में भरना होगा। उन्हीं में आइडेंटिटी कार्ड रहेगा और ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा होगा आप सभी के सहयोग से, ऐसे हमें आशा है। और पहली बार 5,000 भिक्षु संघ को, बौद्ध धर्मों गुरु को भोजन दान, संगदान, चिवरदान, अष्टपरिष्कार दान दिया जाएगा। हम सभी श्रद्धावान बौद्ध उपासक उपासिकाओं को निवेदन करते हैं कि इस मान पुण्य फलदायी इस कार्यक्रम में आप सबका सहयोग, आप सबका दान, आप सबके दान से सहयोग से ये कार्यक्रम सफल होगा। आज हमारे आयोजक होने के नाते पूज्य भदंत हर्षबोधी, पूज्य भदंत शीलरत्न जी संयोजक समिति के पुणे के बोकेपुड़े जी, नानाजी गायकवाड़ जी, हम सब पुणे के सभी बौद्ध उपासक एवं भारत के सभी बौद्ध उपासक को निवेदन करते हैं कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर भाग करें और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तन मन धन से सहयोग देकर पुण्य संपादन करें। नमो बुद्धाय को। और साथ ही साथ एक सूचना निवेदन है, इस कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह के लिए माननीय भारत के राष्ट्रपति महामहिम प्रणब मुखर्जी को हम निमंत्रित कर रहे हैं। उसके साथ में प्रमुख अतिथि के रूप में सभी भारत के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, साहित्यिक, बुद्धिजीवी विद्वानों को निमंत्रित कर रहे हैं। और ये पहली बार बोध गया में कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ पर बुद्ध धर्म का उगम हुआ और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध धर्म की दीक्षा नागपुर दीक्षा भूमि में सब गुरु चंद्रमणि द्वारा ली और अपने 5 लाख अनुयायियों को बुद्ध धर्म की दीक्षा दी। ये बाबा साहब का बहुत बड़ा भारतीयों पर योगदान है। और 6 दिसंबर को बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ है। आज उसको 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसलिए हम उसी महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में ये कुशल कर्म बाबा साहब को समर्पित करने जा रहे हैं और ये महापूजा चैंटिंग का आयोजन किया गया है। सबसे पहले लॉर्ड बुद्ध का आभार मानते हुए सभी भारत के बौद्ध अनुयायियों को नम्र निवेदन है, बौद्ध गया में महाबोधि चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से तथा बुद्धिस्ट माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बौद्ध चैंटिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य है कि भारत के मूल जो बुद्धिस्ट है उनकी पहचान दुनिया के तमाम बुद्धिस्ट कंट्री को हो जाए और सही मायने में बुद्ध का संदेश ये जग भर में प्रसारित हो, ये मूल उद्देश्य है।
इसका आयोजन पूजनीय भदंत हर्ष बोधी जी महास्तवी प्रमुख आयोजक हैं और सभी बौद्ध उपासक उपासिकाएं तथा दायक सभी का सहयोग इसमें अपेक्षित है। और ख़ास बात इस प्रोग्राम की ये है कि जहाँ तथागत भगवान सिद्धार्थ गौतम ने बुद्धत्व की प्राप्ति की, उस बोधि वृक्ष के परिसर में, महाबोधि विहार के परिसर में ये चैंटिंग प्रोग्राम होने जा रहा है। तो सभी गायकों को नम्र निवेदन है कि आप तन मन धन से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सहयोग करें। सबको सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय भीम।